नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अनुभव की कंघी। रामधन नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उसे बहुत सा लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र देखा गया, जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लादा। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े रामधन की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग, जो बरसों से रामधन के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध रामधन तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की ठानी। रामधन को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब रामधन ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़ अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी जो उनके साथ जाना चाहता हो जा सकता है। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध रामधन कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक गणपत कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों सवार थे। सफ़र शुरू हुआ। रामधन और गणपत अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ ही साथ चल ही रहे थे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और रामधन और उनके साथी पीछे रह गए। रामधन की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रामधन को कोस रहे थे। कहते कि वो नौजवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे रामधन की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब रामधन सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिससे वे बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब रामधन मूँछों पर ताप देकर बोलते हैं, इसलिए तो मैंने नवजवानों की उस टोली को आगे जाने दिया। यह सभी उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी खिंचवा जाते हैं और अन्य रामधन के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी रामधन के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रामधन सभी को आगाह कर देते हैं कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ ना तो पानी मिलेगा, ना खाने को फल और ना ही ठहरने का स्थान, और यह बहुत लंबा भी है। हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी रामधन की बात में हामी मिलाते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए चल रहे हों। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वे सभी रामधन को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो,
काफ़ी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातें सुन रामधन हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई, हम सभी भले चंगे हैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से रामधन को कोसने लगते हैं। जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस वृद्ध रामधन को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले थे, और वे रामधन और उसके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस मरुस्थल के सफ़र से थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी और खाने को फल हैं। साथ ही अभी वहाँ पर तेज़ बारिश भी हो रही है। उसी में हम सभी भीग गए थे। अगर आप सभी चाहें तो अपना सारा पानी फेंक कर जंगल से नया पानी भर लें और पेट भरकर खाकर आराम कर लें। लेकिन रामधन सब साफ ना बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देते हैं। अब टोली के कई नौजवानों को रामधन पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों वे उन पर भले लोगों की बात नहीं सुन रहे और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हैं। तब रामधन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फिकवा कर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब रामधन कहते हैं कि तुम खुद देखो, इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो भी सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश न होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक तो नहीं, फल फूल तो कैसे हो सकते हैं। और जरा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है, ना ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं भी रुकना। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती है। वे सभी कंकाल गणपत की टोली के लोगों के थे। उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब रामधन कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यह हुआ आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। रामधन सभी को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, हम सभी को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।